कराची में आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले मुसलसल निशाने पर इब्राहिम हैदरी में टारगेट किलर्स ने पुलिस मोबाइल पर गोलियां बरसा दी, 4 अहलकार शहीद। आपने नामजद किया, आपका शुक्रिया, लेकिन इमरान मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा नहीं बन सकते। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने तालिबान की पेशकश मुस्तरद कर दी। बातचीत के दौरान ड्रोन हमला नहीं होना चाहिए, 5 नुक्काती एलामिया भी जारी। कप्तान बैक फुट पर आए तो मौलाना की भी मोहतात शॉट। तालिबान की मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा बनने से इनकार, एतमाद में नहीं लिया गया। वज़ीर आज़म से शिकवा किया तो कामयाबी की दुआ भी दे डाली। अमन के सिग्नल बहाल होने लगे। तालिबान कमेटी के रुकन समीउल हक का हुकूमती कोऑर्डिनेटर इरफान सिद्दीकी को फोन, जब और जहां चाहे तैयार है। हुकूमती राबिता कार का जवाब। सोचो विचार के बाद फिर घंटियां बजी तो कल इस्लामाबाद में मुश्तरका इजलास पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म से आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ की मुलाकात, तालिबान से मुज़ाकराती अमल पर मुशावरत। पूरी कौम की नजरें मुज़ाकरात की कामयाबी पर लगी हुई हैं। नवाज शरीफ की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। खुर्शीद शाह ने तालिबान से मुज़ाकरात के लिए टाइम फ्रेम मांग लिया। परवेज रशीद बोले, इमरान खान हमेशा तालिबान का मुकदमा लड़ते रहे, अब वक्त आया तो वकालतनामा जमा कराए। क्रिकेट पर कब्जे की आलमी जंग में पाकिस्तान तन्हा डट गया। गवर्निंग बॉडी का बिग 3 की भरपूर मुखालिफत जारी रखने का फैसला। ज़का अशरफ कहते हैं, सबसे पहले पाकिस्तान। मुशर्रफ का दिल फिर धक धक करने लगा। खुसूसी अदालत के हुक्म पर पुलिस हथकड़ियां लगाने AFIC पहुंच गए। वॉल चॉकिंग के शौकीन अब कानों को हाथ लगा लें। जो दीवारें भरेगा 6 माह जेल में चक्की पीसेगा। सिंध असेंबली ने बिल मंजूर कर लिया। पोस्टर लगाने वालों के भी थाने में पोस्टर लगेंगे। गुजरात पुलिस जाली वोटिंग के इल्जाम में 1 साला बच्चे को अदालत ले आई। जज ने भी दूध पीता मुलजिम देखकर दांतों में उंगलियां दबा ली। मौसम के रिवर्स गियर ने जाती सर्दी का रास्ता रोक लिया। कई शहरों में बादलों ने बरसकर मन हल्का किया तो पहाड़ों पर गिरते बर्फ के गालों ने भी सयाहों को खूब मौज मस्ती का लाइसेंस दिया। और हेमा मालिनी की बेटी को पिया घर सुधार ने पूरा बॉलीवुड उमड़ाया। बिग बी आए तो किंग खान भी पहुंचे। नजर रेखा, ऐश्वर्या, दीपिका, सोनाक्षी का पीछा करती रही। तस्वुर किए जाते हैं और उन पर इस हवाले से तनकीद भी होती रही और यही हाल जमीयत उलमा इस्लाम का है, जो हामी तस्वुर की जाती रही। लेकिन इन दोनों अफराद, इन दोनों जमातों की जानिब से इनकार के बाद तालिबान का अफसोस सामने आया। उन्होंने इजहार अफसोस किया है और इसके साथ साथ 2 नामों पर अब गौर कर रहे हैं, जिनमें अंसार अब्बासी जो कि सहाफ़ी हैं और औरिया मकबूल जान भी शामिल हैं। और इस हवाले से अभी तक हतमी राय नहीं आई है कि इन दोनों शख्सियात से रब्ता किया गया है या नहीं, और अगर रब्ता किया गया तो इन्होंने क्या जवाब दिया। लेकिन ये 2 नाम अब सामने आए हैं जिन पर गौर किया जा रहा है तालिबान की जानिब से। यूं 5 रुकनी कमेटी जो कि अब 3 रुकनी रह गई, क्योंकि 2 नामों की तरफ से इनकार हो गया है। अब अंसार अब्बासी और औरिया मकबूल जान को शामिल करने पर गौर कर रहे हैं तालिबान, जो कि हुकूमत की 4 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात करेंगे और आपस में मशावरत करेंगे और दोनों तरफ से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं और दोनों तरफ से जो शराइत हैं वो पेश की जाएंगे और इस पर बातचीत की जाएगी। तालिबान के साथ मुज़ाकराती अमल पर नजरें लगी हैं इस वक्त और हुकूमत को भी खासी उम्मीद है। इसमें बता चले आपको कि मौलाना फजलुर रहमान ने इनकार किया, लेकिन साथ ही साथ शिकवा भी कर डाला कि हुकूमत ने उनको एतमाद में नहीं लिया।
लेकिन कामयाबी की दुआ भी की। और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान तज़ब्ज़ुब का शिकार थे। जी हाँ, तालिबान ने इमरान खान और मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह के इनकार पर इज़हार अफसोस भी किया है और अपनी कमेटी के लिए अब 2 नाम जो हैं वो तजवीज़ किए हैं, जिनमें औरिया मकबूल और इंसार अब्बासी के नाम हैं। इन पर गौर किया जा रहा है। आपको ये भी बताएं कि 5 रुकनी कमेटी थी जिसमें मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह इमरान खान के इनकार के बाद अब ये 2 नए नाम सामने आए हैं तालिबान की जानिब से, औरिया मकबूल और इंसार अब्बासी, और इन नामों पर अब गौर किया जाएगा। तालिबान की जानिब से मुज़ाकरात के हवाले से पेशरफ्त जो है वो आगे जो है बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही है इस वक्त, जैसा कि अभी 2 नाम जो थे इमरान खान और मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह, जिनका इनकार हो गया और इस इनकार पर तालिबान ने इज़हार अफसोस भी किया और उसके बाद 2 मजीद नाम जो है उन्होंने अब दिए हैं, और ये मकबूल और इंसार अब्बासी के नाम, जिन पर इस वक्त गौर किया जा रहा है। आपको ये भी बताएं कि इमरान खान के इनकार के बाद जो है इस वक्त मौलाना साहब भी थोड़े से मोहतात हो गए और तालिबान की मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा बनने से उन्होंने इनकार कर दिया। इस पर तालिबान की जानिब से इज़हार अफसोस किया गया और 2 मजीद नाम जो है वो दिए गए, औरिया मकबूल और इंसार अब्बासी। जी बिल्कुल, इस अफसोस का इजहार तालिबान की जानिब से, और जो उम्मीद थी तालिबान को कि 2 नाम जो उन्होंने दिए हैं बकिया 3 नामों के साथ ये भी आमादगी जाहिर करेंगे, लेकिन तमाम तर जो तनकीद भी होती रही या कहा जाता रहा कि इमरान खान हामी हैं तालिबान के और उनके हक में बात करते हैं, और ये लग रहा था कि वो हाँ कर देंगे, लेकिन इसके बावजूद उनके इजलास में, कोर कमेटी के इजलास के बाद ये फैसला किया गया कि इमरान खान इस कमेटी का हिस्सा नहीं होंगे, जिसका ऐलान तालिबान की जानिब से किया गया है। अब देखना यह है कि ये जो 2 नाम मजीद सामने आ रहे हैं, औरिया मकबूल और इसके साथ साथ अंसार अब्बासी, इन दोनों शख्सियात की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है। आपको बताएं कि मौलाना अब्दुल अजीज इससे पहले ही तालिबान कमेटी में शामिल होने के लिए आमादगी जाहिर कर चुके हैं उनके कहने के बाद, और मौलाना समीउल हक जो कि जमीयत उलमा इस्लाम चीन के सरबराह हैं वो भी आमादगी जाहिर कर चुके हैं। और इससे पहले वो हुकूमत की जानिब से भी दावा किया गया था कि जो कमेटी बनाई उनको टास्क सौंपा गया था, लेकिन उसके बाद हुकूमत ने इससे इनकार कर दिया था। एक और अहम खबर देंगे आपको। कराची से शहर कायद में इब्राहिम हैदरी के इलाके में पुलिस मोबाइल पर फायरिंग का वाकया पेश आया। 4 पुलिस एहलकार इसके नतीजे में जाँ बहक हो गए, जबकि हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार होकर फरार होने में कामयाब हो गए। ये वाकया पेश आया कराची में इब्राहिम हैदरी के इलाके में, और बताया जाता है कि अस्पताल में जब इन 4 को लाया गया तो ये इससे पहले ही दम तोड़ चुके थे। सिमी जमाल ने इस बात की तस्दीक की है कि ये 4 एहलकार जब अस्पताल मुंतकिल किए गए तो ये उससे पहले ही दम तोड़ चुके थे और इनकी लाशें वहां लाई गई थी। अफसोसनाक वाकया पेश आया है। कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है, और ताज़ा वाक़े में इब्राहिम हैदरी में एक पुलिस मोबाइल पर फायरिंग की गई है, जिसके नतीजे में 4 पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गए और हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार होकर फरार होने में कामयाब भी हो गए। हम आपको अपडेट कर रहे हैं शहर कायद से, जहां पर मजीद 4 पुलिस एहलकार अपनी ड्यूटी अंजाम देते हुए, अपने फराइज अंजाम देते हुए खालिद हकीकी से जा मिले हैं, और फायरिंग की गई उन पर नामालूम अफराद की जानिब से जो कि मोटरसाइकिलों पर सवार थे, और उसके बाद फरार होने में कामयाब भी हो गए। जी हाँ, इस वक्त अफसोसनाक वाक़े से हम आपको आगाह कर रहे हैं। कराची का इलाका है इब्राहिम हैदरी, जहां पर पुलिस मोबाइल पर फायरिंग की गई है। 4 पुलिस एहलकार इस वाक़े में जाँ बहक हो गए। आपको ये भी बताएं कि हमलावर मोटरसाइकिल सवार थे और इस वाक़े के बाद वो फरार होने में कामयाब हो गए। अहम वाक़या है, कराची में सूरत हाल बेहतर होती नजर नहीं आ रही। कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुसलसल दहशतगर्दी का सामना है, और उसी की एक और मिसाल आज का ये ताज़ा वाक़या है, जहाँ कराची का ये इलाका है इब्राहिम हैदरी, जहाँ पर पुलिस मोबाइल पर यह फायरिंग की गई और 4 पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गए। मज़ीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे नदीम खान से। नदीम खान, इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से अपडेट कीजिए, और क्या ये तस्दीक हो गई है कि जब इन एहलकारों को अस्पताल ले जाया गया तो ये पहले ही दम तोड़ चुके थे? देखेंगे, आपसे कुछ देर पहले इब्राहिम हैदरी की पुलिस मोबाइल है जिस पर फायरिंग हुई है। इस मोबाइल पर राइट साइड की जानिब से फायरिंग की गई है, जिस पर गोलियों के निशानात यहाँ पर देखे जा सकते हैं। ये इस वक्त मोबाइल भी जिला अस्पताल में मौजूद है। इसी पुलिस मोबाइल में जख्मी पुलिस एहलकारों को अस्पताल लाया गया, लेकिन यहाँ पहुंचने से पहले ही ये पुलिस एहलकार रास्ते में दम तोड़ गए थे, जिसके बाद जिला अस्पताल में यहाँ पहुंचे तो इनकी जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी गई है। कराची में अगर हम बात करते हैं तो 5 माह से कराची पुलिस चीफ शाहिद हयात की जानिब से ऑपरेशन का ड्रामा रचाया जा रहा है। 5 माह के दौरान तकरीबन 11,000 से ज्यादा मुल्जिमान को गिरफ्तार करने का दावा किया गया है, लेकिन सिर्फ जनवरी के महीने में 27 पुलिस एहलकारों और रेंजर्स के एहलकारों को शहीद किया गया। नदीम खान, आपने हमें अफसोसनाक वाक़े के बारे में अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका।
नाज़रीन, इससे पहले हमने आपको आगाह किया था कि तालिबान ने अब 2 नाम जिन पर वो गौर कर रहे हैं, जिनमें औरिया मकबूल और अंसार अब्बासी शामिल हैं। हमने राब्ता किया है औरिया मकबूल साहब से, उनसे बात करते हैं। औरिया मकबूल साहब, शुक्रिया एक्सप्रेस न्यूज़ को वक्त देने के लिए। आपके नाम पर गौर किया जा रहा है, अगर आपसे राब्ता अभी तक कोई किया गया है या नहीं आया, ये तो आगाह कर दीजिए। और क्या अगर आपसे राब्ता किया जाता तो आप आमादगी जाहिर करेंगे? देखिए, मेरे साथ तो अभी तक कोई राब्ता नहीं हुआ किसी तरह का भी, लेकिन जाहिर बात है कि अगर कोई अमन की बात होती है तो अगर इरफान सिद्दीकी साहब उसमें शामिल हैं उसके अंदर या और लोगों, तो मैं तो इस मुल्क के अंदर अमन चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि किसी न किसी के अंदर अगर जरा सा भी मुझे उसमें एफर्ट करनी पड़े तो मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन मेरे साथ कभी कोई राब्ता नहीं किया किसी तौर पर उन्होंने अभी तक। और ये सब इरफान सिद्दीकी साहब जो है वो हुकूमत की बनाई गई मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा है, जबकि तालिबान जो कमेटी बना रहे हैं उसमें वो आपके नाम पर गौर कर रहे हैं, यानी कि आप उनके दूसरी जानिब होंगे? नहीं, मैं स्पोक्समैन कभी भी किसी का कोई नहीं बना, स्पोक्समैन तो वो खुद ही होते हैं हर कोई। और हुकूमत ने भी जितने लोग जो कमेटी बनाई है उनमें हुकूमत के अरकान नहीं है, वो लोग हैं कि जो बाहर जो बंदा है अपना रहीमुल्लाह यूसुफ जो है वो हुकूमत का आदमी नहीं है। इसी तरह मरवा जो अपना इरफान सिद्दीकी साहब अगर एडवाइजर है लेकिन बेसिकली जर्नलिस्ट हैं। इसी तरह तीसरे जो है अपना वो जो है रोस्टर महमद, वो भी हुकूमत के आदमी नहीं है। ये लोग वो हैं कि जो बाहर के लोग हैं। इसी तरह तालिबान भी इसी तरह हुकूमत, जिस तरह हुकूमत ने वो बाहर की कमेटी बनाई है, तालिबान में बाहर को जा रहे हैं। तो औरिया मकबूल जान साहब, मैं अगर आपकी इन बातों से ये समझूं, अखज़ करूं कि आप आमादगी जाहिर करते हैं अगर आपसे राब्ता किया जाता है तालिबान की तरफ से मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा बनने के लिए? लेकिन मुझे कभी बिल्कुल कुछ पता नहीं क्या उनकी बात है, किस किस्म की शरायत होंगे, क्या चीज होंगे, किस तरह मुझे रिप्लाई को दार बात है। मेरा कोई तालिबान से कभी कोई ऐसा कोई रिश्ता तो रहा नहीं, ना मेरा कभी उनके साथ कोई टेलीफोनिक राब्ता रहा है। मेरे अगर राब्ता करेंगे तो फिर मैं देखूंगा क्या सूरत है किस सतह के तौर। मतलब मैं उस घोड़े पर सवार ही नहीं होता जिसकी लगाम मेरे हाथ पे ना हो। अच्छा, ये बताइए औरिया मकबूल साहब, तालिबान की जानिब से अफसोस का इजहार भी किया गया है इमरान खान और मुफ्ती किफायतुल्लाह की तरफ से इनकार के बाद। तो इन दोनों शख्सियात, चूंकि इमरान खान के बारे में तो कहा जाता है कि वो बहुत तालिबान की हिमायत करते हैं और उन्हें तालिबान खान होने का भी एक जो है वो तनकीद सहनी पड़ी, तो जो इनकार किया गया है, आप क्या समझते हैं किस बिना पर इन दोनों जमातों ने इनकार किया? मेरे ख्याल उनको इनकार नहीं करना चाहिए था। कोई भी चीज हो, कुछ भी हो, इस मुल्क के अंदर अगर आप कत्लो गारत रोकना चाहते हैं तो आपको किसी को भी इनकार नहीं करना चाहिए। किसी तरफ से भी आए, हुकूमत की तरफ से जाएं, उस तरफ से जाएं, आपको एक खैर की सूरत हाल के अंदर लोगों को लेके आना है तो आपको इनकार नहीं करना चाहिए। हाँ, और मकबूल जान साहब, बहुत शुक्रिया एक्सप्रेस न्यूज़ से बात करने के लिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से नुमाइंदा बनने से माजरत कर ली है। पार्टी के वाइस चेयरमैन कहते हैं कि इमरान खान एक जमात के सरबराह है, तालिबान के नुमाइंदा नहीं बन सकते। हुकूमत की जानिब से रुस्तम शाह हमारी जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इस्लामाबाद से जमशेद खान। तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से मुज़ाकराती कमेटी में जो नाम शामिल थे उनमें एक नाम तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान का भी था। इमरान खान का नाम शामिल किए जाने के बाद जहां पार्टी मीटिंग्स का सिलसिला जारी था, वहीं आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास इस बात पर इख्तिताम पजीर हुआ कि इमरान खान तालिबान की जानिब से बनाई गई कमेटी का हिस्सा नहीं बनेंगे, जबकि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत तालिबान के साथ हर मुमकिन मदद करेगी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि TTP की मेहरबानी है कि उन्होंने इमरान खान को नामजद किया, मगर हुकूमत कमेटी में शामिल रुस्तम शाह मोहम्मद हमारे नुमाइंदे हैं, वो हमारा मौकफ पेश करेंगे। ये फैसला किया गया है कि हम डायलॉग के प्रोसेस के हक में हैं। हम इस सारे प्रोसेस को फैसिलिटेट करेंगे और KPK की गवर्नमेंट जो है वो सारे प्रोसेस को फैसिलिटेट करेगी, लेकिन खान साहब उस कमेटी का हिस्सा नहीं बनेंगे। इजलास में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, मखदूम जावेद हाशमी, डॉक्टर शीरी मिजारी के अलावा दीगर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने भी शिरकत की। इजलास में बड़े गौर गौज के बाद 5 निकाती एलामिया जारी किया गया कि इमरान खान तालिबान की मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा नहीं होंगे। मुज़ाकरात आइन के दायरा कार में होने चाहिए। मुज़ाकरात के लिए मुस्बत फिजा के क़याम के लिए दोनों फ्रीकैन के दरमियान सीज फायर किया जाए। मुज़ाकरात शफाफ तरीके से हों और बताया भी जाए कि क्या पेशरफ्त हो चुकी है। जबकि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुतालबा किया गया कि मुज़ाकरात के दौरान अमरीकी हुकूमत से यकीन दहानी ली जाए कि वो कोई ड्रोन हमला नहीं करेंगे। शाह महमूद कुरैशी का मजीद ये भी कहना था कि इमरान खान दहशत गर्दी के खिलाफ जंग की एक अरसे से मुखालफत करते आ रहे हैं। वो कहते आए हैं कि मुज़ाकरात ही मसले का हल है। जमशेद खान, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। और इसी से रिलेटेड आपको अहम खबर से आगाह करते हैं कि हुकूमत और तालिबान की मुज़ाकरात कमेटी का मुश्तरका इजलास मुलतवी होने का इम्कान जाहिर किया गया। जी हां, आपको बताएं कि हुकूमत की मुज़ाकरात कमेटी का इजलास कल दोपहर 12 बजे तलब कर लिया गया है।
जी, हम देखना चाहेंगे कि क्या तालिबान अपनी कमेटी में कोई तब्दीली करेंगे। इरफान सिद्दीकी का कहना है कि इमरान खान की मौजूदगी में कमेटी का कद बहुत बढ़ा था। इस वक्त हमारे साथ आमिर रियाज राना ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मौजूद है, उनसे मजीद जानते हैं। आमिर रियाज राना, बताइएगा कल दोपहर ये जो इजलास होना था, ये क्यों मुलतवी होने का इम्कान है? अभी चूंकि तालिबान की तरफ से थोड़ी देर पहले ही 2 नए नाम सामने आए हैं कि वो सोच रहे हैं, तो हमारी उससे कुछ मिनट पहले जो हुकूमती कमेटी के कोऑर्डिनेटर हैं इरफान सिद्दीकी, उनसे बात हुई थी। तो उन्होंने कहा था कि हमने अपनी कमेटी का 12 बजे इजलास बुलाया है, और जब इमरान खान मौजूद थे और JUI का नाम मौजूद था तो कमेटी का कद काट कुछ और था और बहुत बड़ा था जब इमरान खान मौजूद थे। तो हम आपस में बैठ के मशवरा करेंगे, और उनका कहना यह था कि चूंकि तालिबान की तरफ से अभी कोई फैसला नहीं आया है तो हम देखेंगे कि क्या मीटिंग होगी, या हम चूंकि हमारे जाती ताल्लुकात मौलाना समीउल हक से बहुत अच्छे हैं तो हम खैर सगाली की मुलाकात कर लें, क्योंकि बाज़ाब्ता मुलाकात तो मुश्किल होगी इस सेंस में। तो हमारे ज़राए ने फिर वैसे हमने दूसरे मेंबर से बात की तो उनका भी कहना यह था कि जब 2 रुकनी जो अहम सियासी जमातें थी वो निकल गई हैं इस कमेटी से, तो फिर किस तरीके से जाके मुज़ाकरात होंगे और इसका फैसला होगा। और अभी चूंकि लेटेस्ट डेवलपमेंट में तालिबान खुद गौर व खौज कर रहे हैं कि वो 2 और मेंबर्स शरीक कर दें, तो फिर ये इम्कान काफी कम हो गया है कि कल 2 बजे वो मीटिंग जो बाज़ाब्ता मुज़ाकरात के लिए होनी थी वो हो सके। अब अगर ये हुई तो चाय के कप के ऊपर सिर्फ एक आपस में मुलाकात बराए मुलाकात होगी, लेकिन मुज़ाकरात के हवाले से ये मीटिंग की कोई ऐसा इजलास मुनक्किद होता नजर नहीं आ रहा है। हमारे ज़राए ने मौलाना समीउल हक के हवाले से भी ये बताया कि उनकी एक सरकारी रुकन से बात भी हुई और उनका ख्याल ये था कि अगर सिर्फ इरफान सिद्दीकी जो कोऑर्डिनेटर हैं वही आएंगे बजाय पूरी कमेटी के आने के, तो बेहतर था कि मैंने जो कश्मीर के ऊपर एक मीटिंग रखी हुई थी मैं उसमें चला जाता, या फिर वो कोड़ा खटक कल तशरीफ ले जाएंगे। तो ये अभी रात गए डेवलपमेंट्स और होंगी। तालिबान अपने फाइनल नाम जो कमेटी के करेंगे, फिर क्योंकि अभी उस कमेटी का जैसे मियां नवाज शरीफ की इजलास की सदारत में एक मीटिंग हुई और फिर ये तय हुआ कि इरफान सिद्दीकी कोऑर्डिनेटर होंगे, क्योंकि बाकी तीनों मेंबर्स ने कह दिया। तो अभी मौलाना समीउल हक की चूंकि पूरी कमेटी फॉर्म में भी नहीं आई और ये भी तय नहीं हुआ कि वो इस कमेटी के सरबराह होंगे या कोई और होगा, या वो आपस में तय करेंगे। तो इसलिए कुछ सोचो विचार हुकूमती हलकों में हुकूमती अराकीन जो कमेटी के हैं उनमें भी हो रही है, और इसके बाद वो देखेंगे कि ये मीटिंग होनी चाहिए या नहीं। तो कल 12 बजे हुकूमती जो कमेटी का इजलास है वो तय करेगा कि ये जाएंगे या मादरत करेंगे या सिर्फ इरफान सिद्दीकी फिर चाय का कप पीकर वहां से वापस आ जाएंगे। जैसे कि अभी हमारी औरिया मकबूल साहब से भी बात हुई और उनकी बातों से ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि उन्हें तो अभी मालूम ही नहीं इस हवाले से, तो ये इससे भी शुकूक व शुबहात बढ़ते हैं कि कल की मीटिंग जो है वो कुछ डामाडोल ही नजर आती है। देखें औरिया मकबूल जान एक अच्छे बोलने वाले हैं, तज्जिया करते हैं, लेकिन वो ध्यान में रखें कि सरकारी अफसर भी हैं। ग्रेड 20 में अभी 21 में उन्हें जाना था, DMG के वो अफसर हैं, और उनके लिए फिर इस तरह की कमेटी में जाना शायद जाती तौर पे इस तरह मुश्किल होगा कि पहले हुकूमत से इजाजत लेंगे, क्योंकि दानिशवराना तज्जिया करना, कॉलम लिखना और बात है, एक ऐसी तंजीम के साथ जिसके साथ अभी मामला तय होने हैं उनका नुमाइंदा होना और यह मकबूल जान के लिए बहुत सारे सवालात उठाएगा, हुकूमत के लिए सवालात उठाएगा कि वो इजाजत दे दें उनको, या वो कैसे इंडिपेंडेंटली इस कमेटी में शरीक होंगे। तो ये सारी बातें अभी आएंगी, फिर उसके बाद ही फैसला होगा कि क्या वो रुकन बनते हैं। अंसार अब्बासी बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उनका नाम उन्होंने तजवीज किया है, वो बात करेंगे उनसे, क्योंकि उनके अच्छे राब्ते भी हैं, तालिबान से भी हैं, हुकूमत के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन अभी चूंकि उन्होंने कहा कि हम सोच रहे हैं, वो फाइनल करेंगे, नामजद करेंगे, तो लगता नहीं है कि कल ये फिर इजलास हो सकेगा। के मरहले में ही है, हुकूमत और तालिबान की मुज़ाकराती कमेटियों का मुश्तरका इजलास कुछ मुलतवी होता नजर आता है। आमिर रियाज राना, अपना अपडेट किया, बहुत शुक्रिया। मौलाना फजलुर रहमान ने भी तवील सोच विचार के बाद ना कर दी है। कहते हैं कि मौजूदा मुज़ाकराती अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे, हमसे मुशावरत की गई, ना एतमाद में लिया गया। एक तरफ हुकूमत और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात के लिए पेशरफ्त जारी है, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमती इत्तेहादी जमात JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने मुज़ाकराती अमल से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। आज के इजलास में तमाम शुरका इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम इस मौजूदा मुज़ाकराती अमल का हिस्सा नहीं बनेगी। अलबत्ता क़याम अमन के लिए हुकूमत की जो कावशें हैं उनकी कामयाबी के लिए दुआ गो रहेगी। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि अमन कोशिशों पर हम सब एक हैं, वो मुज़ाकराती अमल के खिलाफ नहीं मगर अपनी पोजीशन वाजे कर दी है। हमें न तो एतमाद में लिया गया, न हमसे मुशावरत की गई, न ही उस ग्रैंड जरगे को जो एक अहद पैमान और कमिटमेंट दी गई थी उसका पास रखा गया। तो फिर ऐसे अमल से हम उस कमिटमेंट से नहीं हट सकते। JUI के सरबराह का मजीद कहना था कि कमेटी का क़याम नेक नियति पर मबनी है, कामयाबी के बारे में सबको पुरुमीद रहना चाहिए।
मुज़ाकरात से अगर मुल्क में अमन कायम हो जाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं, ये कहना है वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ का। जबकि वफाकी वज़ीर इत्तलात परवेज रशीद कहते हैं हुकूमत और तालिबान ने मुज़ाकरात के लिए कोई शर्त नहीं रखी। जहां मुज़ाकराती अमल शुरू हो गया है, वहीं वज़ीर आज़म जो इन मुज़ाकरात की खुद निगरानी कर रहे हैं निहायत पुरुम्मीद दिखाई दे रहे हैं। आज जब लाहौर में वज़ीर आज़म ने सीनियर सहाफ़ियों को तालिबान से मुज़ाकरात में पेश रफ्त से आगाह किया, वहीं उन्होंने बताया कि अमन के बगैर मईशत परवान नहीं चढ़ सकती। अंदरूनी मामलात को बातचीत के जरिए से हम हल करें और पाकिस्तान को मज़ीद मसाइल से बचाएं। जो मसाइल हमें दरपेश हैं उनको आमने सामने बैठ के टेबल पे बैठ के उनको हल किया जाए। वज़ीर आज़म का पुरएतमाद लहजे में कहना था कि वो तालिबान की जानिब से बनाई गई मुज़ाकराती कमेटी का खैर मकदम करते हैं। पूरी कौम की नजरें मुज़ाकरात पर हैं और वो मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद हैं। मैं ज़ाती तौर पे निगरानी कर रहा हूँ तो मैं इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है कि कुछ नहीं कह सकता। मेरी आप सब की तरह से मेरी भी ख्वाहिश है, मेरी भी दुआ है कि ये अमल कामयाबी के साथ आगे बढ़े। दूसरी तरफ वज़ीर इत्तलात परवेज रशीद ने भी इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब में मुज़ाकराती अमल को सराहा और कहा कि पाकिस्तान को महफूज मुल्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों तरफ से ओपन एंडेड माहौल जो है वो रखा गया, ना उन्होंने कोई हम पर शर्त लगाई है, ना हमने कोई उनसे मुतालबा किया है। हम उनकी बात सुनना चाहते हैं और इसलिए सुनना चाहते हैं कि उनकी बातों में उनके कंसर्न्स जो है उनको सुना जाए ताकि पाकिस्तान को फिर एक पुरअमन और महफूज मुल्क जो है वो बनाया जाए। मुज़ाकराती कोशिशों पर हुकूमत की संजीदगी में तो कोई शक दिखाई नहीं देता। यही नहीं, अस्करी और अवामी हिमायत भी साथ है, लिहाजा इसे अमन के कयाम के लिए सुनहरी मौका कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह कहते हैं कि पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं मगर अमन के लिए मुज़ाकरात की हमायत का फैसला किया। कौमी असम्बली में मुज़ाकरात के हवाले से उन्होंने कहा कि खुशी की बात है कि डायलॉग आगे बढ़ रहे हैं, मुज़ाकरात का टाइम फ्रेम तय किया जाए। पेशावर में धमाके मुज़ाकरात सबूताज करने की साजिश है, उन हाथों को ढूंढना पड़ेगा जो मुज़ाकरात सबूताज करना चाहते हैं। इमरान खान का नाम तालिबान की जानिब से आना खुश आइंद है। खुर्शीद शाह ने यह भी कहा कि तालिबान का मुज़ाकराती टीम को तहफ़्फ़ुज़ देने की बात करना तशवीशनाक है। मुज़ाकराती टीम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े ने तालिबान की जानिब से ऐलान करदा मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। इस अहम पेशरफ्त और अमन मुज़ाकरात के बारे में अरकान पार्लियामेंट क्या कहते हैं, ये बता रहे हैं इस्लामाबाद से मोहम्मद बिलाल। हुकूमत और तालिबान के माबैन मुज़ाकरात के लिए पहला बाज़ाब्ता राब्ता हो गया है, मगर मुज़ाकरात के जरिए किस हद तक मुल्क में अमन कायम हो सकेगा, आइए जानते हैं अरकान पार्लियामेंट से। इमरान खान ने अच्छा किया है, अगर वो जामिन बन जाता और कल नवाज शरीफ के हाथ में सब कुछ था और ये उसको वेटो कर देता और फिर कल वो खराब हो जाता, तो मैं समझता हूँ एक लीडर अच्छा फैसला किया। पाकिस्तान के ओनर्स हम लोग हैं, पाकिस्तानी हैं, तो जो भी आप बातचीत करें वो सिर्फ ये पैरामीटर होना चाहिए कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पे किसी किस्म की कोई भी डिस्कशन नहीं होगी। विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो बात हो तो वो बात की जा सकती है और फिर बात बन जाएगी। इमरान खान एक आपके मुल्क का एक अहम सुतून है, उसको इन्हीं इनिशियल स्टेजेस पर ज़ाया नहीं करें। ही विल बी हेल्पिंग। जब रोड ब्लॉक्स आएंगे, जब प्रॉब्लम्स आएंगे तो ऐसी ही शख्सियात हेल्प करती हैं। अब समझ नहीं आती कि आप एक अच्छे काम के लिए वो क्यों भाग रहे हैं, किस जगह से वो बीच में से निकल रहे हैं। उन्हें चाहिए कि वो मुज़ाकराती टीम का हिस्सा बने और लाए अपना मौक़िफ़। तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम ने अगरचे तालिबान की मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है, ताहम पार्लियामेंट में बैठी तमाम सियासी जमातें इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मुज़ाकरात के इस अमल को मंतकी अंजाम तक पहुँचना चाहिए। मोहम्मद बिलाल, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। अमन मुज़ाकरात के हवाले से हमने बात की है। बात करते हैं शहर कायद के इलाके इब्राहिम हैदरी की, जहां पर पुलिस मोबाइल पर फायरिंग की गई है। 4 पुलिस एहलकार जाम भाग हो गए। आपको बताएं कि हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार होकर फरार होने में कामयाब हो गए हैं। पूरी सूरत हाल जानने के लिए हमने राब्ता किया हमारे नुमाइंदे नदीम खान से। नदीम, पूरा वाकया किस तरह पेश आया? ये इब्राहिम हैदरी का इलाका है जहां पर पुलिस मोबाइल इलाका गश्त पर थी कि इस दौरान नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने
सीधे हाथ की जानिब से पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग की है, जिसके नतीजे में पुलिस मोबाइल पर अकब में बैठे हुए 4 पुलिस एहलकार जाँ बहक हुए हैं, जिनकी लाशों को जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया है। उसके बाद इस वाक़े के बाद पुलिस चीफ शाहिद हयात जिला अस्पताल पहुंचे हैं, जहां उन्होंने शोहदा के वुरसा से ताज़ियत भी की है। इसके अलावा यहाँ पर ये मैं आपको बताता चलूं कि गुज़िश्ता माह कराची में 27 पुलिस एहलकारों और रेंजर्स के एहलकारों को कत्ल किया गया है, जबकि फरवरी के आज 3 दिनों में 5 पुलिस एहलकार कत्ल हो चुके हैं। कराची में 5 माह से ऑपरेशन का ड्रामा रचाया जा रहा है। इस दौरान 11,000 से जायद मुल्जिमान को गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा है। कराची में सालाना हजारों की तादाद में लोगों को कत्ल कर दिया जाता है और ये पुलिस की नाअहली का नतीजा है, जिसकी वजह से अब दहशतगर्दों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब वो कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी निशाना बना रहे हैं। जी ठीक है नदीम खान, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्रिकेट को हाईजैक करने की कोशिश के सामने डट गया, इसी पर बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। 1000 लीमू की तूफानी तेजी से भरा नया लेमन मैक्स, जिसके आगे चिकनाई की चिक चिक न चले। 1000 लीमू की तूफानी तेजी, नया लेमन मैक्स। बुलेटिन में खुशामदीद। कराची में जारी ऑपरेशन के बावजूद तारिक रोड के दुकानदारों ने भत्ताखोरी से तंग आकर अपना कारोबार बंद कर दिया है। मजीद आपको बताएंगे नदीम अहमद। कराची में शरपसंद अनाजिर के खिलाफ ऑपरेशन जोरों शोर से जारी है और गिरफ्तारियों के भी बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हालात ये हैं कि जराइम पेशा अफराद के सताए कारोबारी हजरात घरों में बैठने पर मजबूर हो गए हैं, जिसका एक सबूत ये है कि मारूफ तिजारती मरकज तारिक रोड पर कायम कारों के पुर्जाजात की मार्केट के दुकानदारों ने भत्ताखोरी से तंग आकर दुकानों को ताले लगा दिए हैं। दुकानदारों का कहना है कि पहले भत्ते की वसूली के लिए फोन पर धमकियां दी जा रही थीं, अब दुकानों पर फायरिंग भी की गई है। यही नहीं, भत्ताखोरों की जानिब से मार्केट की दुकानों पर अब क्रैकर और दस्ती बम फेंकने की धमकियां भी दी जा रही हैं। कोई हमें मतलब प्रॉपर यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं दी जा रही। पुलिस वाले बिठाए गए, यहाँ पे 2 बिठा दिए गए, वहाँ पे 2 बिठा के गए, गली से आके निकल कर आते हैं और आके फायरिंग भी करके चले आते हैं, आराम से निकल जाते हैं। पुलिस वहाँ से खड़े होकर फायर करके भगा देती है। कोई 10 लाख मांग रहा है, कोई 20 लाख मांग रहा है, कोई 30 लाख मांग रहा है। मार्केट के सदर ने दुकान बंद कर दी है, कह रहे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। दुकानदारों ने पुलिस की जानिब से मुमकिन कार्रवाई के खदशे के पेश नजर सड़क पर धरना देने के बजाय दुकानें बंद करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया। शहर में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले दूसरे इदारों की जानिब से गुज़िश्ता 5 माह से जारी ऑपरेशन के बावजूद भत्ताखोरी का मसला ताहाल खत्म नहीं हो सका है। नदीम अहमद, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। और अब क्रिकेट से जुड़ी एक अहम खबर। पीसीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास में आईसीसी का बिग 3 फार्मूला मुस्तरद कर दिया गया। पीसीबी बोर्ड को आईसीसी के नए फार्मूले पर शदीद तहफ्फुज़ात हैं। चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ का कहना था कि हमने मिलकर आईसीसी कोशिशें नाकाम बनाई। आईसीसी का एजेंडा बिग 3 फार्मूला था, मगर समझौता नहीं किया। जनूबी अफ्रीका, श्रीलंका से हमारे राब्ते हैं, हमें अवामी जज्बात का एहतराम है, पाकिस्तान का मफाद सबसे पहले होगा और आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए बेहतर फैसले करे। पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए सिर्फ सिक्योरिटी इश्यूज है, ये कहना था ज़का अशरफ का। और बिग 3 के मामले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मौक़िफ़ पर डट गया है। नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में गवर्निंग बोर्ड का इजलास हुआ, जिसके बाद मीडिया को ब्रीफिंग दी गई और बोर्ड के सरबराह ज़का अशरफ ने बताया कि इजलास में बिग 3 के इशू पर तफसीली बातचीत हुई। बोर्ड मेंबर्स ने बिग 3 की मुखालफत करने के फैसले को सराहा। एक तो हमारा स्टांस था, एक बिग 3 का था। तो अब बिग 3 के स्टांस में अब काफी नरमी आई है। पाकिस्तान के अवाम की जो आवाज है वो उसका भी हमें बहुत एहतराम है और हमने देखना है कि उनके जज्बात क्या हैं और पाकिस्तान का भी मुफाद क्या है, तो दोनों को हम इंशाल्लाह ताला उसमें रखेंगे। आईसीसी गए थे और ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी कि हमने मिलकर इस रेजोल्यूशन को पास नहीं होने दिया और ये बहुत बड़ी फतह है कि ज़ाहिर वो बड़े बड़े बोर्ड्स हैं, उनकी बहुत सारी अपनी एक स्ट्रेंथ होती है और अब हमने उसको आके डिस्कस भी किया, अपने बोर्ड में भी डिस्कस किया है, अभी जो बोर्ड के मेंबर से भी डिस्कस किया है, तो इसको अब लेके जाएंगे। अब देखते हैं कि उधर क्या होता है।
इसी मामले पर नाज़रीन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन आरिफ अब्बासी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आरिफ साहब, शुक्रिया एक्सप्रेस न्यूज़ को वक्त देने के लिए। आपने हमेशा से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि पीसीबी को बिग थ्री की मुखालफत करनी चाहिए, जिस पर अब वो कर भी रहे हैं। आज के इजलास में भी यही फैसला किया गया, लेकिन पाकिस्तान तनहा नहीं होता जा रहा। और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर पाकिस्तान अपने स्टांस पे कायम रहता है तो क्या फायदा हो सकता है पाकिस्तान को? देखिए, पाकिस्तान को जो स्टैंड है साहब, ये इससे अच्छा स्टैंड मैं नहीं समझता पाकिस्तान या कोई और मुल्क ले सकता है। इनको कहा गया है कि ये बिग थ्री हैं, मैं इनको कहता हूं करप्ट थ्री, इसलिए कि जितना बड़े से बड़ा स्कैंडल हुआ है इंडिया में क्रिकेट के ऊपर, दुनिया की तारीख में नहीं हुआ कभी। और उसका रिजल्ट ये हुआ था कि एक आईपीएल का जो चेयरमैन है वो लंदन में भागा हुआ है, दूसरे वाले ने रिजाइन कर दिया है, और उसके साथ साथ आप देखें कि शुक्ला साहब ने रिजाइन कर दिया है, और उनके जो बीसीसीआई के चीफ हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ने बर्खास्त कर दिया था, और उनके सन इन लॉ जेल में थे, और 7 या 8 प्लेयर जेल में हैं, उसमें से कुछ टेस्ट क्रिकेटर्स भी हैं। तो हार्ड टॉक में मोदी जो थे, जो भागे हुए लंदन में, उनसे पूछा गया कि आप लंदन में क्यों हैं? उसके देखिए मुझे डेथ थ्रेट्स मिले इंडिया में, और इंडियन क्रिकेट बोर्ड अब इंडियन क्रिकेट बोर्ड नहीं है, वो बुकीज के हाथ में, और बुकीज उसको कंट्रोल करते हैं, और मैं अगर वापस जाऊंगा तो मुझे मार डालेंगे बुकीज, तो मेरा कोई मरने का शौक नहीं। तो इस किस्म की सिचुएशन है इंडिया में। इंग्लैंड में जितने लोग मिलियनर्स बने हैं काउंटी मैचेस को फिक्स करते रहते, लैटर हाफ ऑफ द लास्ट सेंचुरी में कहीं नहीं है दुनिया में। और ऑस्ट्रेलिया में 3 प्लेयर जो थे, मार्क वॉर और वॉन और मे, उनको उनके अपने बोर्ड ने बैन भी किया था, फाइन भी किया था, जब उन लोगों ने गलत तरीके से सलीम मलिक को अक्यूज किया था, और वो जो हमारी फाइंडिंग्स थी उससे उनको तस्लीम किया था, और आईसीसी ने भी तस्लीम किया था। तो ये क्या है? इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। इनका तो रिकॉर्ड ऐसा है कि कोई और बोर्ड तो अशेम्ड हो। और रहा पाकिस्तान का स्टैंड, मैं समझता हूँ ये बड़ा नोबल स्टैंड है। इसलिए देखिए, पैसा इज नॉट द क्राइटेरिया। पहले आइडियाज थे पाकिस्तान के पास, इंडिया पीछे पीछे आपके घूमता था। वर्ल्ड कप में आपने उनको इन्वॉल्व किया, उनका तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। अरे बस साहब, बिल्कुल सामने आना चाहूंगा कि साबिक चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड तौकीर ज़िया साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लूं। तौकीर ज़िया साहब, शुक्रिया एक्सप्रेस न्यूज़ से बात करने के लिए। जो फैसला ज़काशफ ने किया है, डट गए हैं बतौर चेयरमैन पीसीबी, आप इसको किस तरह से देखते हैं? और क्या आप ये समझते हैं कि 8 फरवरी को सिंगापुर जो उन्होंने जाना है, इससे पहले वो बोर्ड के तमाम साबिक सरबराहान और मारूफ क्रिकेटर से मामले पर तबादला ख्याल कर लें? देखें, जहां तक ज़का अशरफ साहब का स्टांस है, वो तो देखना असूल पर मबनी है ना। बात यह है कि पाकिस्तान को तो किसी वक्त भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये इतना इम्पोर्टेंट क्रिकेटिंग मुल्क है, इसको नहीं इग्नोर किया जा सकता। और जहां तक ताल्लुक है ये बिग थ्री का, उसमें मैं तो सिर्फ 2 के ऊपर ही कहूंगा। जहां तक इंडिया का ताल्लुक है, उनके ऊपर तो आप ना कभी एतबार कर सकते हैं, एतमाद कर सकते हैं वो एंड टाइम के ऊपर, क्योंकि वो कंट्रोल होते हैं अपने गवर्नमेंट की तरफ से। और जो हमारे ताल्लुकात चल रहे हैं उनसे तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि पाकिस्तान को उसमें कोई फायदा होने वाला है। और इंग्लैंड जो है वो उसकी हालत तो आप क्रिकेटिंग में देख ही लें ना, 5-0, 4-1, 3-0 ऑस्ट्रेलिया से हार के आगे, तो वो किस उस लाइन में नहीं है कि उनको आप टॉप 3 में शामिल कर सके। तो मेरे ख्याल में नुकसान तो क्रिकेट का इवेंचुअली है, और पाकिस्तान का भी नुकसान है। और पाकिस्तान ने जो असूली फैसला किया, मैं तो उससे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को बिल्कुल इनकी बात नहीं माननी चाहिए। जी, आपने भी अपना मौका और अपनी राय बयान कर दी। तौकीर ज़िया साहब और आरिफ अब्बासी साहब दोनों साबिक बोर्ड के चेयरमैन थे, आपका शुक्रिया, आपने हमसे बात की। नाज़रीन, आपने जाना कि साबिक चेयरमैन जो हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने क्या कहा। पाकिस्तान अभी तक डटा हुआ है और क्रिकेट को बचाना चाहता है। पाकिस्तान इस दौलत और क्रिकेट के दरमियान जो जंग है, इसमें क्रिकेट के साथ है, और उम्मीद है कि बिग थ्री जो है वो अपना मंसूबा कामयाब नहीं बना सकेगी। अगर बात की जाए क्रिकेट की, तो कराची में क्लब क्रिकेट खेलने वाले बच्चों ने भी आईसीसी के बिग थ्री के खिलाफ मुजाहरा कर दिया। खिलाड़ियों का कहना है कि ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। कराची प्रेस क्लब के बाहर क्लब क्रिकेट खेलने वाले बच्चों ने भी क्रिकेट बचाओ तहरीक के तहत बिग थ्री के खिलाफ मुजाहरा कर दिया। बच्चों ने प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर बिग थ्री के खिलाफ नारे दर्ज थे। क्रिकेटर्स का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान और पीसीबी को सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। पाकिस्तान में पहले ही बैनुल-अक़वामी क्रिकेट के दरवाजे बंद हैं। बिग थ्री के वसी इख्तियारात से पाकिस्तान के क्रिकेट के मैदान वीरान हो जाएंगे।
یہ بگ 3 آ رہا ہے یہ تو اور ہمیں برباد کر دے گا، اس لیے اس پہ ایکشن لینا چاہیے، بگ 3 ختم کرنا چاہیے۔ پاکستان کی قوم کے مظاہرے جاری رہیں گے جب تک ان بگ 3 کی بدماشی کا ارادہ ترک نہیں کرتے۔ اگر انہوں نے کوئی ایسا فیصلہ کیا تو پاکستانی قوم 19 کروڑ قوم پورے ملک میں احتجاج کرے گی۔ پیسے کے طور پہ انڈیا اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے ان کے پاس پیسہ ہے تو کرکٹ وہ لے آئیں گے، مگر پاکستان کرکٹ کھیلنا چاہتا ہے، پیسہ نہیں چاہیے پاکستان کو، لیکن کرکٹ ہوئے گی تو پیسہ آئے گا۔ بچہ بچہ جانتا ہے کہ کرکٹ کی کتنی اہمیت ہے اور دولت کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، لیکن بھارت یہ چیز سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ بھارت نے اختلافات دور کرنے کے لیے اپنی ٹیم جنوبی افریقہ بھیجنے کی پیشکش کر دی۔ جواب میں جنوبی افریقہ نے بگ 3 کی حمایت کا فیصلہ کر لیا۔ یہ دعویٰ جنوبی افریقہ کے ایک اخبار نے کیا ہے۔ ICC حکمرانی کے خواہاں بھارت، انگلینڈ اور آسٹریلیا کی حمایت کے لیے جنوبی افریقہ نے سوچ بچار شروع کر دی ہے۔ بھارت نے اپنی ٹیم جنوبی افریقہ بھیجنے کی پیشکش کی ہے۔ جواب میں کرکٹ ساؤتھ افریقہ نے بگ 3 کی حمایت کا فیصلہ کیا ہے۔ اخبار نے BCCI سے متعلق لکھا ہے کہ بھارتی ٹیم اختلاف رائے رکھنے والوں کے ساتھ نہیں کھیلتی۔ اور اس وقت ہم آپ کو بتائیں کہ غداری کیس کے حوالے سے پولیس FIC پہنچی تھی عمل درآمد کرنے کے لیے، اور اسی حوالے سے ہم آپ کو اس وقت بتائیں کہ سابق صدر پرویز مشرف نے وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کر دی ہے۔ پرویز مشرف نے وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کر دی ہے۔ غداری کیس میں پولیس سابق صدر پرویز مشرف کے وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کے لیے حرکت میں آئی، FIC پہنچی اور اب یہ اطلاعات ہیں کہ پرویز مشرف نے وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کر دی ہے۔ آپ کو ہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں سابق صدر جنرل ریٹائر پرویز مشرف کے حوالے سے غداری کیس کے حوالے سے کہ پولیس سابق صدر پرویز مشرف کے وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کے لیے حرکت میں آ گئی ہے۔ ہاسپٹل پہنچے اور بتائیں کہ یہ جو تعمیل کی گئی ہے حرکت میں آ گئی پولیس، اور غداری کیس میں پولیس سابق صدر پرویز مشرف کے وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کے لیے حرکت میں آئی۔ ہمارے نمائندے عمران اصغر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ جی عمران، مزید بتائیے گا اس وقت کیا ہو رہا ہے یہاں؟ جی، پرویز مشرف کے جو غداری کیس میں جو بے لیبل وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے ان کی بالآخر تعمیل وفاقی پولیس نے کروا دی ہے۔ جو SP رورل ہے اسلام آباد کے کیپٹن الیاس، وہ اپنی ٹیم کے ہمراہ یہاں پر آئے تھے۔ پہلے انہوں نے تھانہ آرے بازار میں اپنی آمد کروائی اور اس کے بعد وہ باضابطہ طور پر مقامی پولیس کی جو مدد کے ساتھ FIC میں پہنچے، جہاں پر پرویز مشرف کے وکلاء احمد قصوری اور دیگر جو پینل کے وکلاء ہیں وہ موجود تھے۔ ان کے ساتھ گفت و شنید کے بعد باضابطہ طور پر پرویز مشرف کے ہینڈ اوور کیے گئے وارنٹ گرفتاری باضابطہ طور پر ان کی تعمیل کروا دی گئی ہے۔ لیکن پرویز مشرف کی جیسا کہ رپورٹ میں ہی بتایا گیا تھا کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے اور وہ پولیس کے ساتھ جا نہیں سکتے، یعنی کہ وہ گرفتاری نہیں دے سکتے۔ اس حوالے سے کیونکہ بے لیبل وارنٹ تھے ان کی تعمیل وفاقی پولیس نے کروا دی ہے۔ اب باقی وکلاء کے اوپر ہے کہ وہ کل یا کسی بھی دن جو ہے وہ 7 تاریخ سے قبل جو مچلکے ہیں 25 لاکھ روپے کے وہ پرویز مشرف کے خصوصی عدالت میں جمع کرائیں گے۔ جی عمران اصغر، آپ نے اپڈیٹ کیا، بہت شکریہ۔ اور سندھ اسمبلی نے کراچی سمیت صوبے بھر میں ہر طرح کی وال چاکنگ کے خلاف بل منظور کر لیا ہے۔ خلاف ورزی کرنے پر 6 مہینے قید کی سزا اور 5000 روپے تک جرمانہ بھی بھگتنا ہوگا۔ بل آج سے نافذ العمل ہوگا۔ مزید آپ کو بتائیں گے وکیل راؤ اس رپورٹ میں۔ سرکاری اور نجی عمارتوں کی دیواروں کو خدا خدا کر کے آخر تحفظ میں لے گیا۔ اب اشتہار لکھے جائیں گے، نہ سیاسی نعرے بازی چلے گی، کیونکہ سرکار نے کراچی سمیت سندھ بھر میں وال چاکنگ پر سزا مقرر کر دی ہے۔ وال چاکنگ کے خلاف وزیر پارلیمانی امور سکندر مہندرو نے سندھ اسمبلی کے اجلاس میں یہ بل پیش کیا جو فوری طور پر نافذ العمل ہوگا۔ خلاف ورزی کرنے والوں کو 6 مہینے قید اور 5000 روپے تک جرمانے کی سزا بھگتنا ہوگی۔ 6 رکنی ٹاسک فورس بھی بنائی جائے گی جو تعین کرے گی کہ کون سی وال چاکنگ پابندی کے زمرے میں آتی ہے۔ سب شروعات اپنے گھر سے کریں۔ آج اسی اسمبلی میں یہ تہیہ کریں کہ جس پولیٹیکل پارٹی کی کہیں پہ بھی چاکنگ ہوئی ہے، جو اس نے اپنی خود کی ہے، اس کو وہ خود مٹائے۔ سندھ اسمبلی کے اجلاس میں بل آیا تو قائد حزب اختلاف نے اس کی حمایت تو کی، لیکن ساتھ ہی تحفظات کا بھی اظہار کر دیا۔ ہم سیاسی کارکنوں پہ بھی عجیب مقدمے بنتے رہے، کل پتہ چلا مجھ پر کھوڑو صاحب پہ جو ہے کوئی وال چاکنگ کا ہی بنا کے جو ہے کوئی نہیں کرتے اور ہمیں نااہل قرار دیتے۔ اسمبلی میں موجود جماعتوں کا موقف تو آ گیا، اب وال چاکنگ سے براہ راست متاثر ہونے والے شہریوں کی بھی سن لی جائے۔ لوگوں کے ذہنوں میں خوف آتا ہے
ये फलानी पार्टी का होल्ड है, वहाँ पे फलानी पार्टी का होल्ड है। करारदाद तो बहुत अच्छी हुई है अगर इस पे अमल हो जाए। वॉल चॉकिंग के खिलाफ बिल तो मंजूर हो गया, लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि इस बिल पर अमल दरामद होता भी है या इसकी धज्जियां भी दूसरे कानून की तरह हवा में उड़ा दी जाती हैं। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। आपने देखा कि सिंध हुकूमत ने वॉल चॉकिंग पर पाबंदी लगा दी। इस पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले को क्या नताइज भुगतना पड़ेंगे, बताएंगे जिशान मलिक। यहाँ लिखना मना है, कूड़ा फेंकना मना है, फलां जिंदाबाद फलां मुर्दाबाद, ये फिक्रे आपके लिए नए नहीं होंगे, ये दीवारों पर लिखे ही होते हैं। नाज़रीन, वॉल चॉकिंग दीवारों पर बड़े बड़े हरूफ में लिखी गई वो तहरीरें हैं जो लोगों की तवज्जो खींचने के लिए लिखी जाती हैं। वॉल चॉकिंग बैठे बिठाए किसी भी चीज की मुफ्त में मशहूरी का बड़ा ही कारआमद और आसान नुस्खा है। इसीलिए सियासी जमातों से लेकर पोशीदा अमराज के इलाज की यकीन दहानी और आमिल बाबा से लेकर कमर्शियल इश्तिहारात तक दीवारों की जीनत बने नजर आते हैं। दूसरी तरफ दुनिया के मुहज़्ज़ब माशरों में वॉल चॉकिंग का कोई तस्वुर ही नहीं है। नाज़रीन, सिंध असेंबली ने इस मामले में एक कदम ये उठाया है कि वॉल चॉकिंग पर पाबंदी लगा दी है। असेंबली ने वॉल चॉकिंग के खिलाफ मुत्तफ़िक़ा तौर पर बिल मंजूर किया है। अब अगर कोई शख्स किसी भी सरकारी या गैर सरकारी इमारत पर बगैर इजाजत वॉल चॉकिंग करते पकड़ा गया तो उसे कम से कम 6 माह कैद और 5,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई जाएगी। अगर एक ही शख्स सजा खत्म करने के बाद दोबारा वॉल चॉकिंग करते हुए पकड़ा गया तो फिर उसको सजा भुगतनी होगी। जगह जगह दीवारों पर वॉल चॉकिंग शहर का मेकअप बिगाड़ने के मुतरादिफ है। बाज़ शहरों में इसका हल ये निकाला गया कि बड़ी शाहराहों की दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई गई। यूं एक ही तीर से 2 शिकार यूं हो जाते हैं कि न सिर्फ वॉल चॉकिंग खत्म होती है बल्कि शहर के हुस्न में भी इजाफा होता है। ये तो जिक्र हुआ वॉल चॉकिंग का। कुछ दीगर खबरें बुलेटिन में शामिल करते हैं और आपको एक दिलचस्प वाकया सुनाते हैं। गुजरात में आम इंतखाबात के दौरान एक मिशन के कवायद की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। वालिदैन बच्चे को गोद में उठाकर अदालत पहुंच गए। ये है गोद में चढ़ा वो मुल्जिम जिसने आम इंतखाबात में कवायद की खिलाफ वर्जी की। चार्जशीट भेजने के बावजूद इस मुल्जिम को अदालत में पेश नहीं किया गया तो वारंट गिरफ्तारी जारी करके इसे बुलाया है। माजरा कुछ यूं है कि इलेक्शन कमीशन के कवायद की खिलाफ वर्जी पर थाना सदर जलालपुर पुलिस ने MNA नवाबजादा मजहर अली खान, MP मोइन नवाज, शहरी ज़ेगम अब्बास और 1 साला बच्चे मोहम्मद इब्राहिम के खिलाफ चार्जशीट अदालत भेजी। पुलिस इस हरकत पर शर्मिंदा हो या ना हो, लेकिन जब वालिदैन बच्चे को गोद में उठाकर अदालत में पेश हुए तो जज ने हैरानगी का इजहार जरूर किया। जनाब, अब आप खुद ही सोचिए, छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा जिसे चलना तो क्या फीडर तक पकड़ना नहीं आता, वो कोई जुर्म कैसे कर सकता है? जो कोई सोच भी नहीं सकता वो हमारी पुलिस ने कर दिखाया। जिस बच्चे को वालिदैन गोद में उठाए फिर रहे हैं, इस पर हमारी पुलिस ने इलेक्शन कवायद में खिलाफ वर्जी के इल्जाम में ना सिर्फ घसीट लिया बल्कि अदालत भी पहुंचा दिया। हमारी पुलिस से बड़े बड़े मुल्जिम तो पकड़े नहीं जाते और काबिलियत आजमाई इस बच्चे पर। देखा आपने कि पाकिस्तान में क्या क्या हो जाता है। अब नजर डाल लेते हैं दुनिया भर से खबरों पर वॉइस ऑफ अमेरिका न्यूज मिनट में। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आलमी खबरों के साथ मैं हूं आयशा तंजीम। शाम की हुकूमत गुज़िश्ता 3 रोज से